मेरा नाम शाजिया है और मेरी उम्र 22 साल है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह 1 साल पुरानी है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और अपने घर की कफलता के लिए एक पार्लर पर नौकरी करती थी। जब भी मैं मोहल्ले से गुजरती चौक चौराहों पर खड़े आवारा लाल के मुझे तरह तरह के नामों से आवाज़ें कसते थे। मैं भी किया करती। मेरी चाल ही कुछ ऐसी थी। लंबे घने बाल, हरनी जैसी आँखें, गुलाबी होंठा, हसन की मूरत तसल्ली से टकालिक की गई थी। मोहल्ले में मुझ जैसी कोई ना थी। अजब कशिश थी मुझमें की जो एक बार देखता मोड़ के जरूर देखता और देखता रह जाता। लेकिन मैं जुबान की भी बहुत तेज थी। किसी में हिम्मत ना थी कि मुझसे आगे बढ़कर बात कर सके। यूं समझ लें कि मैं बस देखने की चीज़ थी, लेकिन मुझे हासिल करना किसी के बस में ना था। मैं गाँव की रहने वाली थी और गाँव के माहौल में ही पली पड़ी थी। लेकिन बचपन से मुझ में बगावत के जज्बात नुमायां नजर आते थे। मैं गाँव की जिंदगी से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। छुटकारा हासिल करने के चक्कर में मेरे वलिदैन ने मेरी शादी एक मुनाफा गवार से कर दी थी जिसका नाम रशीद था, जो कि मुझको किसी सूरत कबूल ना था, मगर मुकद्दर के फैसलों के आगे भला कौन खड़ा हो सकता है। मैं भी इस शादी को अपनी जिंदगी की एक तलका हकीकत समझकर अपना चुकी थी और अपनी आज़ादी के ख्वाबों को डूबता देख रही थी। मेरा कावंडर रशीद एक कमाया औरत को पाँव की जूती समझने वाला इंसान था। इसके नज़दीक औरत सिर्फ घर के निजाम को संभालने वाली एक मलम से बढ़कर कुछ नहीं थी। मैं बामुश्किल 1 साल रशीद के साथ गुजार सकी और हम दोनों के लड़ाई झगड़े इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए कि हम दोनों की तलाक हो गई। तलाक जहां दुनिया के लिए नामौज़ की बात है, वहीं मेरे लिए तलाक कैद से आज़ादी का परवाना था। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। आज़ादी भी ऐसी आज़ादी जिस पर मुझे कोई रोक टोक ना हो। लेकिन मैं यह जानती नहीं थी कि आज़ादी की एक भारी कीमत चुकाना पड़ती है। जो लोग आज़ादी के तलबगार होते हैं उन्हें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। मेरी बड़ी बहन काल्ड की शादी लाहौर में हुई थी, लेकिन इसका कावंड भी मेरे कावंड से कुछ मुख्तलिफ ना था। सिर्फ बच्चे पैदा करना ही उसकी वलीना टाई थी और जैसे ही बच्चा पैदा होता वह घर से भाग जाता था, यह कहकर कि मैं दूसरे शहर काम से जा रहा हूँ। मैंने भी सोचा कि मेरी आज़ादी का रास्ता लाहौर में है। किसी तरह मैंने अपने वलिदैन को मनाया और अपने घर से लाहौर अपनी बहन के पास चली आई। क्योंकि मेरी बहन किराए के अलग मकान में रहती थी, इस वजह से इसे मेरे आने से कोई मसला ना हुआ, बल्कि घर और बच्चों को संभालने के लिए इसका हाथ बांटने वाली बहन मिल गई। खालिदा ने हमेशा अपने कावंड की तारीफ ही की थी और सबको यही पता था कि खालिदा अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन हकीकत से सब नावाकिफ़ थे। यह तो जब मैं अपनी बहन के घर रहने आई तो मुझे पता चला कि मेरा बहनोई एक नंबर का आवारा इंसान है जो घर का खर्चा पूरा करने से भी कज़िया है। मुझको यह सब देखकर बहुत रंज हुआ, लेकिन अपनी बहन और अपने लिए मसा से मुंह देने की ठान चुकी थी। कुछ अरसा में मैंने पार्लर का काम सीख लिया और एक मकामी पार्लर पर काम करना शुरू कर दिया ताकि घर का निजाम अच्छे से चल सके। लेकिन एक अकेली औरत घर का किराया, बिल, राशन और डिगाह का आटा कैसे पूरे करती, यह सोच हर वक्त मुझको खाए जाती थी। मेरी रोजाना रूटीन थी कि मैं पार्लर से निकलकर जब घर आती थी तो मोहल्ले की दुकान से दूध लेकर जाती थी। यहाँ से ही मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दूध दही वाली दुकान का मालिक एक नौजवान 3032 साल का लड़का था जो देखने में खूब अकबक जवान था। इसका नाम बशीर था। बशीर शादीशुदा था। बशीर के खानदान की इलाका में बहुत इज्जत थी और उनका घराना बहुत इस्लामी था। यहाँ तक बशीर के घर की औरतें कभी घर से बाहर भी ना निकली थी और उनको घर में भी अपने ससुर देवर के सामने भी नकाब करके जाना पड़ता था। एक मुकम्मल इस्लामी घराना जहाँ हर बात इस्लाम के उसूलों पर होती थी। लेकिन आपने सुना होगा हाथी के दंत खाने के और दिखाने के, और यह मिसाल शायद बशीर और उसके घर के बाकी मर्दों के लिए ही बनी थी। बशीर बाहिया एक पढ़ा लिखा शरीफ नौजवान था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। एक दिन मैं पार्लर से निकली और हर रोज की तरह आज भी दूध खरीदने के लिए दुकान पर रुकी। मैंने बशीर को 1 किलो दूध लिफाफे में डालने को कहा और 1 किलो दूध के पैसे अदा कर दिए। लेकिन मुझको महसूस हुआ कि आज दूध 1 किलो से कुछ ज़्यादा ही है। खैर, मैंने गलती समझकर इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन यह कोई गलती नहीं थी। बशीर की सोची समझी साजिश थी। बशीर बहुत अरसे से मुझ पर अपनी नज़रें जमाए बैठा था और जब भी मैं इसकी दुकान पर आती बशीर मुझे गौर से देखता था। खैर, बशीर ने कभी मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी क्योंकि बशीर के वालिद दुकान पर साथ बैठे होते थे। कुछ दिन से बशीर के वालिद की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस वजह से वह मेरे दुकान पर आने से पहले घर चले जाते थे।
बशीर अपने अब्बा के घर जाने के बाद शेर हो गया और उसने मुझको इशारा देने के लिए आज ज़्यादा दूध डाल दिया। बशीर ने अपनी साजिश को कामयाब बनाने के लिए रोजाना की बुनियादों पर किलो दूध के पैसों में ज़्यादा दूध देना शुरू कर दिया। मुझको भी इस बात पर शक होने लगा कि बशीर कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन दुकान पर रश की वजह से मैं बशीर से पूछ ना सकी। आंखों ही आंखों में बातों और जान पहचान का सिलसिला बढ़ता चला गया। लेकिन एक दिन बशीर ने हिम्मत करके दूध के सपाहा में अपना नंबर लिखकर डाल दिया और इशारे से मुझको बोला कि मुझे कॉल करना। अंधा किया मांगे दो आंखें, मेरे दिल में भी बशीर के लिए जज्बात उभरना शुरू हो चुके थे, मगर ऐसा कोई रास्ता ना मिल पा रहा था कि यह जज्बात हकीकत का रूप धार ले। मैंने घर आते साथ ही अपने मामलात जल्दी से निपटाई और बशीर को मैसेज कर दिया। मैसेज देखकर बशीर की तो जैसे ईद हो गई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और उसने जल्दी से जवाब भेजा। बातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और बात मैसेज से कॉल पर आ गई। अब मुझको दुकान पर दूध लेने जाने की भी ज़रूरत ना थी। बशीर अपने मुलाजिम के हाथ रोजाना मुफ्त दूध भेज देता था और पैसे भी ना लेता था। मैं भी बशीर के ठाट बनते से बहुत मटसेहा थी। मैं अपनी गरीबी और मुफलिसी से पहले ही बहुत तंग थी, और ऐसे में मुझे एक ऐसा मर्द मिल गया जो मुझ पर अपना प्यार और पैसा दोनों हाथों से न्योछावर कर रहा था। मेरे तो जैसे सारे ख्वाब एक एक करके सच हो रहे थे। बशीर भी मेरे मुंह से निकली बात पूरी करने में देर ना लगाता था। हर माह में शॉपिंग पर जाती तो कभी बाहर खाना खाने जाती। यहाँ तक कि मुझको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती मैं बशीर को कॉल करती और बशीर का मुलाजिम वो चीज़ लेकर मेरे दरवाजे पर होता। बशीर ने बिना जल्दबाजी किए तसल्ली से मेरा एतमाद और प्यार हासिल किया और एक दिन में और बशीर एक पाक में मिले। हम बहुत देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे। तभी बशीर ने कहा, शाजिया बहुत वक्त हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती थी। मेरा दिल चाह रहा था कि यह तमाम उम्र इसी पाक में गुजर जाए। हम बैठे बातें कर रहे थे, तभी मेरी बहन खालिदा की कॉल आ गई। मैं एकदम चौंक कर उठी और हड़बड़ाहट में फ़ोन ऑन किया। खालिदा ने फ़ोन पर जो कहा वह सुनकर मैं सस्तार रह गई। जैसे मुझे मिलने वाली खुशी का डहानी बस इतना ही था। फिर मैं और बशीर जल्दी जल्दी अपने घर के लिए निकल दिए। सारे रास्ते में खामोश रही और बशीर मेरी परेशानी को बहुत अच्छे से भांप चुका था। दरअसल मेरी बहन खालिदा आमल थी और उसके घर तीसरे बच्चे की पैदाइश मटक थी। घर में काम करते खालिदा का पाँव फिसला और वह नीचे गिर गई। खालिदा शदीद तकलीफ में थी और घर में ऐसा कोई ना था जो इसे अस्पताल लेकर जा सके। मुझको जैसे ही बशीर ने घर के बाहर उतारा तो जेब से 10,000 रुपये निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। मैंने रकम लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बशीर के असरार पर और अपनी माली हालत को देखते हुए मैंने वह पैसे पकड़कर पस में रख लिए। घर का दरवाज़ा खोला तो खालिदा चारपाई पर बैठी तड़प रही थी। मैंने जल्दी से रिक्शा बुलाया और खालिदा को लेकर अस्पताल चली गई। चेकअप करवाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि बच्चा सही सलामत है। डॉक्टर्स ने खालिदा को कुछ दिन के लिए मुकम्मल आराम करने की तलकीना की और गाड़ाई से मना कर दिया। मेरे लिए अपने काम पर जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन बशीर की दी हुई रकम से मेरे कुछ दिन आराम से निकल सकते थे। मैं घर में खालिदा का ख्याल रखने लगी और कुछ दिन बशीर से ज़्यादा राबता ना रहा। बशीर भी इस बात पर परेशान था कि कहीं मैं इससे नाराज तो नहीं, मगर यह मैं घर में इतनी मसाफा थी कि मेरे पास बशीर से बात करने का वक्त नहीं था। 10 दिन के बाद मैं घर से निकली और दोबारा पार्लर जाना शुरू कर दिया। बशीर ने गिल्ली में मुझको रोका और सारा माजरा डायहटा किया। मेरे सारी बात बताने पर बशीर की जामी जान आई और उसने कॉल करने का कहा। खैर बातचीत का सिलसिला जारी रहा और मुलाकातें अपने हुआ पर पहुंच गई। मोहब्बत का सिलसिला बढ़ता गया और हम दोनों का एक दूसरे के बना रहना नामुमकिन सा हो गया। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी बशीर मेरा नहीं, वह बस टाइम पास कर रहा है। मेरी सालगिरह पर बशीर ने मुझको नया मोबाइल गिफ्ट किया और इसमें जो सिम डाली वह भी अपने नाम पर रजिस्टर करवा कर दी। मैं बहुत खुश थी कि बशीर मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है और मेरे मांगने से पहले मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है। पर मैं अब इस तरह के बेनाम रिश्ते में सारी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि अब बशीर मुझसे निकाह कर ले। बशीर के प्यार में मैं इतनी बेबाक हो चुकी थी कि साहबा में बशीर को देखकर खड़ी हो जाती और उससे बात कर लेती। मुझे इस बात की अब परवाह नहीं थी कि मसाह मेरे बारे क्या सोचता है, क्या कहता है। बशीर ने आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। पाबंदियां हर आए दिन के साथ बढ़ती गई। मैं मॉडर्न लिबास जेब तन करके घर से निकलती थी। अब बुर्का पहनकर घर से निकलना पड़ता था।
घर से निकलकर पार्लर पहुंचने तक मुझको बशीर के साथ बशीर के दिए गए मोबाइल पर अबट में रहना पड़ता था। मैं आम जाती मुझे इस जगह पहुंचकर बशीर को बताना पड़ता था कि मैं किस जगह और किस काम से आई हूँ। मुझको उन पाबंदियों से अब घुटन सी महसूस होने लगी, क्योंकि बशीर ने मुझको कहा कि तुम पार्लर भी छोड़ दो और घर रहो। तुम्हारी बहन का और उसके बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन यह बात मुझको कबूल ना थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि मैं अपनी बहन को अभी अपने इस रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि बशीर मेरे घर रिश्ता भेजे। बशीर को मैंने इस बात पर आमादा कर लिया कि मैं पार्लर की नौकरी करती रहूंगी जब तक हम दोनों का निकाह नहीं हो जाता, ताकि मेरी बहन को शक ना हो। वक्त गुजरता रहा, मामलात चलते रहे और मैं इन पाबंदियों को खुशी से बर्दाश्त करती रही। करती भी क्यों ना, आखिर बशीर भी तो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। लेकिन मुझ पर अब बशीर की पाबंदियां बढ़ गई थी। मुझको हाकत अब लगा, जब मैंने अपने गम अपने वल्डना से कोई बात की तो वह सारी बात बशीर ने मुझको रात को कॉल पर बता दी। मैंने भी बिला जेजे का मोबाइल बशीर को पकड़ा दिया। शाम में जब मैं घर आई तो बशीर ने अपने मुलाजिम के हाथ मुझको मोबाइल वापस भिजवा दिया। अब जब बशीर ने मुझको वह तमाम बातें बताई जो इसने फ़ोन पर कही थी तो मेरे होश उड़ गए। मैं इस सोच में पड़ गई कि यह किस तरह से मुमकिन है कि बशीर को मेरी वह तमाम बातें हर्फ बाया पता है जो मैंने अपने घर की थी। इसी सोच में मैं डूबी रही और ना जाने कब मेरी ऊँख लग गई। सुबह उठते साथ मैंने बशीर से डायहटा किया कि इसे यह तमाम बातें कैसे पता चली। बशीर ने जोरदार काका लगाया और मुझको बोला, मेरी जान, तुम जो करती हो, जिससे बात करती हो, इस सब पर मेरी नज़र है। मैं तुम्हारी पिलाई की खबर रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी दिन मुझसे जान छुड़वा कर चली जाओ। मैंने तुम्हारे मोबाइल को अपने मोबाइल के साथ मुंसलिक किया हुआ है। तुम किसी को भी मैसेज करोगी या कॉल करोगी तो मुझे पता चल जाएगा और तुम्हारी हर बात का रिकॉर्ड है मेरे पास। यह बातें मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। मुझे मालूम ना था कि यह बिला जिसका नाम मोबाइल है, इसमें इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। मैंने अब अपनी सागामी महदूद कर दी। फ़ोन पर किसी से भी गैर जरूरी बात करने से इतनाबा शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी हर बात बशीर को पता चल जाती थी। बशीर की पाबंदियों का सिलसिला बढ़ता चला गया और मैं इस माहौल से नफरत करने लगी। मगर मैं बुरी तरह से बशीर के जाल में फंस चुकी थी। मैं चाहकर भी अब इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकती थी। मगर अब मुझको इस तमाम बात का कोई हल तलाश करना था। सो मैंने बशीर से बचकर अपनी बहन के नाम पर एक नई सिम निकलवाई और नया मोबाइल लिया, जिसे मैं सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करती थी और घर में अपनी अलमारी में छुपा कर रखती थी। जब तक बशीर ने मुझ पर इस तरह की पाबंदियां नहीं लगाई थी तब तक मुझको कभी भी बशीर पर शक ना हुआ था। लेकिन कुछ अरसे से मैं बशीर की हर बात का गहराई से जायजा ले रही थी। बशीर अब मुझसे रात में सिर्फ मकाज़स वक्त के लिए बात करता था। उसके बाद बशीर का नंबर अक्सर बंद मिलता था। यह बातें अब मुझको शक में डाल रही थी। मेरी एक दोस्त शबाना, जो मेरे साथ पार्लर पर काम करती थी, उसका भाई पुलिस मुलाजिम था। मैंने शबाना से कहा कि तुम्हारे भाई की मुझे मदद दरकार है। शबाना ने मुझसे मामला पूछा तो मैंने बात गोलमोल घुमा डाली और इसे बशीर का नंबर दिया। मैंने शबाना को बताया कि मैं इस नंबर का कॉल रिकॉर्ड निकलवाना चाहती हूँ। क्या यह मुमकिन है? शबाना ने मुझसे एक दिन का वक्त लिया और मुझे कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी। मैंने शबाना को पाबंद किया कि तुम हरगिज मेरे नंबर पर कॉल और मैसेज नहीं करोगी। तुम यह बात मुझे कल पार्लर में ही बता देना। मैंने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी और सारी रात दुआ करती रही कि मेरा काम हो जाए। सुबह सुबह मैं वक्त से पहले पार्लर पहुंच गई और शबाना का इंतजार करने लगी। जैसे ही शबाना पार्लर में दाखिल हुई तो मैंने इसे घेर लिया और सवालों की बका कर दी। शबाना ने मुझको तसल्ली से बैठने का कहा और बताया कि 1-2 दिनों में भाई इस नंबर का रिकॉर्ड ला देगा। मेरे लिए यह खबर एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन मैं अपने दिल में दुआ कर रही थी कि मेरा शक झूठा निकले, क्योंकि बशीर की टमटमा पाबंदियों के बावजूद मैं बशीर के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मेरी निकाह की ख्वाहिश पर हमेशा बशीर ने एक ही जवाब दिया था कि अभी वक्त नहीं है, और मेरे बेहद असरार पर बशीर ने मुझे कह दिया कि यह काम बेहद मुश्किल है। हम लोग अपनी जात से बाहर शादी नहीं करते। वलिदैना को मनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं अपनी ज़िंदगी में एक नए मोड़ पर खड़ी थी और अपनी परेशानियों से लड़ने की जुस्तजू में लगी थी कि मेरी बहन काल्ड के यह बेटी की पैदाइश हो गई। इतने तनाव भरे माहौल में यह खुशी का लम्हा बिल्कुल ऐसे ही था जैसे सख्त बंजर जमीन पर बारिश की बूंद। मैंने अपने बहनोई को फ़ोन करके इत्तला दी कि इसके यह बेटी की पैदाइश हुई है।
वह आए और अपनी बेटी को देख ले। मगर रशीद एक नंबर का आवारा इंसान था। इसने कहा कि इसे बहुत काम है और वह अभी नहीं आ सकता। यह सुनना था कि खालिदा ने रूकर अपना बुरा हाल कर लिया। इस वक्त पता नहीं खालिदा के दिल से कैसी बद्दुआ निकली कि आसमान चीरती हुई कबूल हो गई। रशीद पाइसल्ड में अपना काम करता था और अपने मामू के घर में ही रिहाइश पे आया था। रशीद के मामू की बेटी समा कॉलेज के इम्तिहान पास करके घर बैठी थी। जैसे ही रशीद के मामू अपने काम पर जाते, रशीद घर आ जाता और समा के साथ कास्कैयुम में मसापा रहता। समा एक दिलकश हुबा लड़की थी। संवली सी रंगत, बड़ी बड़ी ऊँखी, तलवार जैसा सीधा बारीक नाक, लंबे घने काले बाल। समा की उम्र की लड़की इसे देखकर आश्चर्य करती थी। एक दिन रशीद के मामू सुबह सवेरे किसी काम से शहर से बाहर चले गए और रशीद की ममना भी किसी काम से बाजार चली गई। रशीद ने सोचा अब वह अपने दिल की बात समा से करें और यही सोचकर वह समा के कमरे में गया। समा बेड पर बैठी मोबाइल चला रही थी। रशीद ने समा को देखा और कहा, समा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। समा ने कहा, बोलो क्या बात है। रशीद ने कहा, समा मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है शायद। यह सुनकर समा हंसी और बाहर चली गई। अब समा रशीद को देखकर चुपके चुपके मुस्कुराती थी। शायद इसे रशीद से मोहब्बत होने लग गई थी। मैं जो बशीर के बदले हुए अंदाज से सख्त तकलीफ में थी। बेचैनी से शबाना की जानिब से बशीर के कॉल रिकॉर्ड का इंतजार कर रही थी। कुछ दिन बाद शबाना ने मुझको बशीर का कॉल रिकॉर्ड लाकर दे दिया। मुझको कॉल रिकॉर्ड पढ़कर पता चला कि मेरे नंबर के अलावा एक और नंबर भी है जिससे रोजाना की बुनियादों पर गाहे बगाहे बशीर की बात होती रहती है। मैंने अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पार्लर से छुट्टी की और मैंने ठान ली कि आज मैं इन नंबर्स पर कॉल करके पता करूंगी कि यह नंबर किसके हैं और बशीर मेरे अलावा किससे अबट में है। मैंने नंबर डायल किया और कॉल उठाने का इंतजार करने लगी, लेकिन किसी ने फ़ोन ना उठाया। मैंने 2-3 बार इस नंबर पर कॉल की मगर किसी ने कॉल ना उठाई। 20 मिनट बाद मेरे मोबाइल की घंटी बजी। यह वही नंबर था जिस पर मैं कुछ देर कब कॉल कर रही थी। मैंने जल्दी से कॉल उठाई और हेलो कहा। जैसे ही मैंने फ़ोन पर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ में जवाब आया, आपकी कॉल आई थी। मैं ज़रा मसापा थी, बताएं आप कौन है और क्या काम है। मैं इस औरत की आवाज़ को सुनकर एकदम चौंक गई। इस लड़की ने बार बार हेलो कहा तो मैं अपने हवास में वापस आई। मैंने अपना नाम बताया और बहाना बनाते हुए पूछा कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से कॉल कर रही थी। आपका नंबर हमारी लिस्ट में मौजूद था इसलिए आपको कॉल की। शायद आपके घर के किसी मर्द ने आपकी इंश्योरेंस करवाई हो। इस हवाले से आपके कुछ कमीपा चाहिए थे। मैंने जब नाम पूछा तो इस दोषी ने अपना नाम आयशा बताया। मेरे दिमाग इस वक्त काफ़ी बातें घूम रही थी। मैंने जल्दी से पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है, वालिद का नाम भी बताएं। आयशा ने मेरे पूछने पर बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पूरा नाम आयशा बशीर है। पूरा नाम सुनने की देर थी कि मुझ पर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। मैं अपने हवास खो बैठी और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। आयशा कितनी देर हेलो हेलो करती रही और बाद में फ़ोन काट दिया। मेरे ज़मीन पर गिरने की आवाज़ खालिदा के कान में पड़ी और वह जल्दी से मेरे कमरे में आई। तो आज मैंने अपने दिल के तमाम दर्द और बशीर से टमटमाता ताल्लुकात खालिदा को बता दिए और उसके गिले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। खालिदा ने मुझको तसल्ली दी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि हम दोनों बहनें इतनी बदनसीब क्यों हैं। सारा दिन इसी तरह दुख और तकलीफ में गुजर गया और ना जाने कब रात हो गई। अगले दिन सुबह उठते साथ मैंने दोबारा बशीर की बेगम के नंबर पर कॉल की और गुजरे दिन के लिए मार्टा की। मैंने बशीर की बेगम को अपने ताल्लुकात के बारे में बताया। आयशा ने यह बात मानने से सरासर इनकार कर दिया। इसने बताया कि हमारा घराना मुकम्मल इस्लामी है और हमारे घर के मर्द बहुत गैरत वाले हैं। हम औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं और हम हर वक्त मुकम्मल पर्दे में रहती है। मेरा चेहरा आज तक मेरे ससुर ने भी नहीं देखा और मेरा कावंड बहुत ही नमाजी पहगाया है। इसने कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैंने आयशा को कहा कि एक बार मेरे कहने पर अपने कावंड पर नज़र रखो, तुम्हें मेरी बातों में हकीकत नज़र आ जाएगी। लेकिन आयशा को बशीर पर मुकम्मल यकीन था। आयशा ने मुझको बुरा भला कहकर काल बंद कर दी। खैर मैंने इस बात को मुकम्मल गपटा रखा। औरत के दिल में ऐसी कोई बात सुनकर शक ना आए यह नामुमकिन है। यही हालत इस वक्त आयशा की थी। वह ना चाहते हुए भी मेरी बातों पर यकीन कर रही थी। इसने मुझको तो बुरा भला सुना दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर इसे यह बात खाई जा रही थी।
इसने सोचा कि मैं इस बात का जिक्र बशीर से करूंगी, मगर कुछ देर सोचने के बाद इसने इस बात की असलियत जाने की ठान ली। मेरे साथ बशीर ने इसी तरह राबता रखा और मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। बशीर ने महसूस किया कि मैं आजकल इससे उखड़ी उखड़ी रहती हूँ। इसने मुझसे यह बात डायहटा करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ ना बताया। किना ने बशीर पर भरपूर नज़र रखनी शुरू कर दी। अक्सर रात को आयशा के सोने के बाद बशीर चुपके से कमरे से बाहर निकल जाता था और 2-1 घंटे बाद वापस आता था। आयशा का शक यकीन में बदलना शुरू हो गया। एक रात आयशा सोने का ड्रामा कर रही थी। बशीर ने मौका देखा और चुपके से मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकल गया। आयशा भी आराम से इसके पीछे चल पड़ी। बशीर छत पर चला गया। आयशा दरवाजे के पीछे खड़ी बशीर को देख रही थी। बशीर ने काल मलाई और कहा, कैसी हो तुम मोहतरमा? मैं ज़रा मसापा था इसलिए पहले कॉल ना कर सका। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज जी भरकर बातें करेंगे। आयशा पर यह बातें कहर बनकर नाजिल हुई। उसकी आंखों से अब घटिया आंसू जारी हो गए। वह चुप करके अपने कमरे में आई और दीवार की तरफ मुनाका के लेट गई। बशीर 2 घंटे बाद नीचे आया। इसने देखा कि किना सो रही है तो वह भी सो गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका यह खेल अब ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। उसकी बेगम इसका यह राज जान चुकी है। आयशा ने सुबह बशीर के जाने के बाद मुझको कॉल की। मैं परेशान हो गई कि मुझे आयशा की